नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र राउंड अप और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। संसद टीवी के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से जुड़ी कुछ खास खबरों की। साथ ही बात करेंगे उन खबरों की जो लोकतंत्र को मजबूत बनाती हैं, लोकतंत्र में विश्वास बढ़ाती है, वो खबरें जिनका सीधा सरोकार है आपसे। तो शुरुआत करते हैं लोकतंत्र राउंड अप की, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। राज्यसभा दिवस पर संसद भवन परिसर में आयोजित कार्यक्रम में सभापति का संबोधन। कहा, संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने में उच्च सदन की महत्वपूर्ण भूमिका। संसद सदस्यों से अनुशासन, समर्पण के साथ वाद विवाद के उच्च मानकों को स्थापित करने का किया आह्वान। उपराष्ट्रपति ने पुलिस बलों में सुधार पर दिया जोर। कहा, आधुनिक भारत में जनता की लोकतांत्रिक इच्छाएं पूरी करने वाले पुलिस बल का होना जरूरी। साइबर और आर्थिक अपराधों से निपटने के हुनर सीखने का दिया सुझाव। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने साहित्य को बढ़ावा देने वाली वेबसाइट कलम का किया अनावरण। कहा, साहित्य और लेखन से जुड़े युवाओं के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म है ये वेबसाइट। हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं को भी मिलेगा प्रोत्साहन। उपराष्ट्रपति का पर्यावरण संरक्षण के लिए जन आंदोलन का आह्वान। कहा, हर नागरिक सुनिश्चित करे अपनी भागीदारी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और स्थानीय निकायों को और समर्थ बनाने की जरूरत। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल नेहरू और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर श्रद्धांजलि। संसद सदस्यों ने चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन किया। तो बढ़ते हैं आगे। राज्यसभा दिवस के मौके पर संसद भवन परिसर में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम में राज्यसभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर कई रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। संसद भवन परिसर में राज्यसभा दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने कार्यक्रम को संबोधित किया। अपने संबोधन में एम वेंकैया नायडू ने सभी को राज्यसभा दिवस की बधाई दी। साथ ही कहा कि संसदीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने में उच्च सदन की महत्वपूर्ण भूमिका है और ये उत्सव भारत की लोकतांत्रिक यात्रा पर उल्लेखनीय प्रगति को दिखाता है। We, the Indian Parliament, both Rajya Sabha and Lok Sabha, we set many examples to the rest of the world. So being a largest parliamentary democracy, we must continuously strive to work hard and see to it that we maintain standards and show the way forward for others also. वहीं राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने भी राज्यसभा सचिवालय के अधिकारियों की संसद की संस्था के प्रति अडिग निष्ठा, पूर्ण समर्पण और अनुशासन के लिए सराहना की। अगर सही मायने में सरकार की जवाबदेही को हमें लागू करना है तो उसकी पहली शर्त है कि संसद एवं विधानसभाएं ऑटोनोमस तरीके से काम करें। समारोह के दौरान राज्यसभा सचिवालय के कर्मचारियों और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। आपको बता दें कि 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का पहली बार गठन हुआ था। इसीलिए हर साल राज्यसभा दिवस के मौके पर राज्यसभा सचिवालय समारोह का आयोजन करता है। राज्यसभा दिवस पर संसद भवन परिसर में आयोजित इस समारोह में राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी, संसद सदस्य और आईसीसीआर के अध्यक्ष समेत राज्यसभा सचिवालय के अधिकारी, कर्मचारी समेत कई लोग मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन जीतो कनेक्ट 2022 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि वैश्विक चुनौतियों से जुड़े समाधानों के लिए दुनिया भारत की तरफ बड़े भरोसे से देख रही है। लिहाजा हमें कार्यक्रम के विषय के मुताबिक सबका प्रयास की भावना से मिलकर काम करना होगा। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि भारत जिस संभावना और क्षमता से आगे बढ़ रहा है उसमें विशेषज्ञता और विचारों में चाहे जितनी भी भिन्नता हो, लेकिन विश्व कल्याण का एक बड़ा उद्देश्य पूरा होता दिख रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत किसी सरकार का नहीं बल्कि 130 करोड़ देशवासियों का संकल्प है। बीते सालों में हमने इसके लिए हर जरूरी माहौल बनाने के लिए निरंतर परिश्रम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीतो कनेक्ट सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में कहा कि आज दुनिया भारत के विकास के संकल्पों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का साधन मान रही है।
वैश्विक शांति हो, समृद्धि हो, वैश्विक चुनौतियों से संबंधित समाधान हो, दुनिया भारत की ओर बड़े विश्वास के साथ देख रही है। भविष्य के भारत का रास्ता और मंजिल दोनों स्पष्ट हैं। आत्मनिर्भर भारत हमारा रास्ता भी है और हमारा संकल्प भी। भविष्य का हमारा रास्ता और मंजिल दोनों स्पष्ट है। आत्मनिर्भर भारत हमारा रास्ता भी है और हमारा संकल्प भी है। और ये किसी सरकार का नहीं, 130 करोड़ देशवासियों का है। बीते सालों में हमने इसके लिए हर जरूरी कदम उठाए, माहौल को सकारात्मक बनाने के लिए निरंतर परिश्रम किया है। देश में बन रहे सही वातावरण का सदुपयोग कर संकल्पों की सिद्धि की कमान अब आप जैसे मेरे साथियों पर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी GEM पोर्टल अस्तित्व में लाई है, सारी खरीद एक प्लेटफॉर्म पर सबके सामने होती है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि आज सभी को लगता है कि भारत अब संभावना और क्षमता से आगे बढ़कर वैश्विक कल्याण के एक बड़े लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आज देश प्रतिभा, व्यापार और तकनीक को जितना हो सके उतना ज्यादा प्रोत्साहित कर रहा है। आज देश हर रोज दर्जनों स्टार्टअप्स रजिस्टर कर रहा है। यही नहीं, हर हफ्ते एक यूनिकॉर्न बना रहा है। आज देश हर रोज दर्जनों स्टार्टअप्स रजिस्टर कर रहा है। हर हफ्ते एक यूनिकॉर्न बन रहा है। आज देश हजारों कंप्लायंस खत्म करके जीवन को आसान बनाना, जीविका को भी आसान बनाना, बिजनेस को भी आसान बनाना, एक के बाद एक कदम हर हिंदुस्तानी के गर्व को बढ़ाते हैं। जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन दुनिया भर में जैन समुदाय से जुड़े धर्मावलंबियों को जोड़ने वाला एक वैश्विक संगठन है। जीतो कनेक्ट कार्यक्रम के माध्यम से ये संगठन व्यवसाय और उद्योग जगत को आपसी नेटवर्किंग और निजी संवाद के माध्यम से आगे बढ़ने का रास्ता प्रदान करता है। वहीं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शिक्षाविदों से कहा है कि हमें विश्व के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में से एक बनने की आकांक्षा रखनी चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमें ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जिसमें अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा सभी के लिए सस्ती और सुलभ हो। उपराष्ट्रपति ने ये बात पंजाब विश्वविद्यालय के 69वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कही। उपराष्ट्रपति ने कहा कि 21वीं सदी के भारत में नवाचार और आधुनिक शोध के जरिए ही शिक्षा में क्रांति संभव है। इसके लिए विश्वविद्यालयों और सरकार के बीच संपर्क बढ़ाने होंगे, जिससे कि अधिक उत्कृष्ट नीतियां बनाई जा सके और उन्हें प्रभावी तरीके से लागू भी किया जा सके। अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा सभी के लिए सस्ती और सुलभ होनी चाहिए। ये बात उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने पंजाब विश्वविद्यालय के 69वें दीक्षांत समारोह के दौरान कही। उन्होंने कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी शिक्षा में नवाचार और शोध के जरिए देश में क्रांति लाने की क्षमता रखती है। Punjab University occupies a place of preeminence among the institutions of higher learning. All of you are stepping out today with your head held high, proud to belong to an institution of excellence dedicated to the discovery, sharing and application of knowledge, an institution at which the academic environment promotes both holistic learning and personal growth. Share and care is the core of Indian philosophy. उपराष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा से ही व्यक्ति के निजी दृष्टिकोण, सामाजिक सामंजस्य और राष्ट्रीय विकास में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि यूनिवर्सिटी और सरकारों के बीच आपसी तालमेल होना चाहिए ताकि शिक्षा के लिए सशक्त नीतियों का निर्माण हो सके। India was once upon a time known as Vishwa Guru. Students from across the
globe. They used to come and study here. Nalanda, Takshashila, Pushpagiri, Vikramshila, many. And because of colonial rule, in between, we lost our momentum. And we are taught in an education system which is more influenced by their colonial rule. Our own contribution, our own civilization, our own traditions, our own culture, our own heritage has not been given adequate importance in our education. I am happy that the new educational policy has been brought forward, taking into consideration the need for really making education Indian education for Indian students. दीक्षांत समारोह में पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, मुख्यमंत्री भगवंत मान, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री सोमनाथ प्रकाश भी मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पुलिस बलों में सुधारों पर जोर देने की अपील की है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि एक प्रगतिशील समाज में ऐसे पुलिस बल की जरूरत है जो लोगों की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को पूरा कर सके। उपराष्ट्रपति ने ये बात द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया पुस्तक के विमोचन के दौरान कही। उपराष्ट्रपति ने साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों में आधुनिक तरीके से निपटने की सलाह दी। साथ ही केंद्र और राज्यों को पुलिस सुधार के लिए टीम इंडिया की भावना से काम करने को कहा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि एक प्रगतिशील आधुनिक भारत में ऐसा पुलिस बल होना चाहिए जो जनता की लोकतांत्रिक इच्छाओं के लिए काम करे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि पुलिस सुधारों को लागू करने के लिए नए सिरे से जोर देना होगा। उपराष्ट्रपति ने पुलिस सुधारों पर लिखी गई पुस्तक द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया का विमोचन किया। इस पुस्तक को पूर्व आईपीएस अधिकारी प्रकाश सिंह ने लिखा है। उपराष्ट्रपति ने इस बात पर भी जोर दिया कि साइबर अपराधों और आर्थिक अपराधों के लिए विशेष जांच विशेषज्ञता की जरूरत है। Police reforms is a highly important and sensitive subject. For that matter, any reform. The Prime Minister gave a 3-line mantra, and I often quote it to remind everybody, including the government, of course. Reform, perform, and transform. Transformation of the nation. Transformation of the people's lives. Transform it into a better society. Transformation to get happiness. Comfort, happiness. So you need to bring reforms. This is a basic organization. You need to bring reforms. You need to bring judicial reforms. You need to bring legal reforms. You need to bring administrative reforms. You need to bring electoral reforms. Corruption is a very serious case. Murder, molestation. Where there is moral turpitude involved, that is more objectionable. And that is more serious. And it has to be taken note by all the concerned. One, reform the system. Second is, what is required is a political will, then followed by administrative skill. Then you can go for anything. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि देश में कानून व्यवस्था और आर्थिक सुधारों के लिए बेहतर पुलिस बल की आवश्यकता होगी। उपराष्ट्रपति ने भारत में पुलिस बल का इतिहास याद करते हुए कहा कि इसका गठन अंग्रेजों ने अपने साम्राज्यवादी हितों के लिए किया था। Policing is very important to prevent and detect crime and to maintain law and order. In the wake of revolt in 1857, that is the first freedom movement, the Britishers brought this Police Act of 1861 with the prime aim of having an agency which would uphold their imperialistic interests. That was the purpose of creating this force. They raised a police force subservient to their interests and one which would carry out all their orders, right or wrong, sparing no thought to ethics or morality. During the freedom struggle, the police was mainly used to suppress and oppress our freedom fighters and also the revolutionaries. After independence, the role of police has to be
redefined. And the police training and orientation has to be radically different. Of course, it has changed to some extent. Over the years following independence, there were instances where the police force was perceived to be politicized with erosion in the values, objectives, and practice of police organizations across the country. There seems to have been some gap in the overall objective of the force and the way laws were enforced. कार्यक्रम के दौरान इंडिया टुडे के कार्यकारी संपादक, कॉमन कॉज के निदेशक, भारतीय पुलिस फाउंडेशन के अध्यक्ष समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिल्ली के सरकारी आवास पर प्रभा खेतान फाउंडेशन के साहित्यिक अभियान कलम की वेबसाइट का अनावरण किया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस वेबसाइट के जरिए युवा लेखकों और रचनाकारों को एक दूसरे से जुड़ने का मौका मिलेगा, साथ ही प्रतिष्ठित साहित्यकारों का मार्गदर्शन भी मिलेगा। लोकसभा अध्यक्ष ने साहित्य, संस्कृति और समाज के लिए काम कर रहे प्रभा खेतान फाउंडेशन को इस पहल के लिए बधाई दी। साथ ही उम्मीद जताई कि इस वेबसाइट की मदद से हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के युवा लेखकों को प्रोत्साहन भी मिलेगा। लोकसभा अध्यक्ष ने दिल्ली के सरकारी आवास पर प्रभा खेतान फाउंडेशन के साहित्यिक अभियान कलम की वेबसाइट का अनावरण किया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस वेबसाइट के जरिए युवा लेखकों और रचनाकारों को एक दूसरे से जुड़ने का मौका मिलेगा, साथ ही प्रतिष्ठित साहित्यकारों का मार्गदर्शन भी हासिल होगा। लोकसभा अध्यक्ष ने साहित्य, संस्कृति और समाज के लिए कार्यरत प्रभा खेतान फाउंडेशन को इस पहल के लिए बधाई दी। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि इस वेबसाइट की मदद से हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के युवा लेखकों को प्रोत्साहन मिलेगा। कलम वेबसाइट के द्वारा आज के बाद देश भर के जितने भी साहित्यकार हैं, कलाकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, लेखक हैं, सब लोग इस एक वेबसाइट के माध्यम से जहां अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर पाएंगे और देश और दुनिया के लोग जो इसमें रुचि रखने वाले पाठक हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पर देश के प्रतिष्ठित साहित्यकार, लेखकों, कलमकारों को अपनी भाषा के अंदर जहां सुनने को, देखने को मिलेगा, वहीं जो हमारे युवा साहित्यकार हैं, लेखक हैं, कलमकार हैं, कॉलम लिखने वाले लोग हैं, जिनको एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है, क्योंकि युवा साहित्यकारों में, युवा लेखकों में अपने देश के प्रति, पूरे विश्व के प्रति एक नजरिया है, दृष्टिकोण है। देश की कला, संस्कृति, साहित्य, इस सारे ज्ञान को वह अपने इस एक वेबसाइट के माध्यम से पूरी दुनिया को देखने का मौका मिलेगा। दुनिया में हिंदी साहित्य के दायरे को समृद्ध और व्यापक बनाने के लिए समर्पित कलम वेबसाइट का उद्देश्य हिंदी साहित्य को लोकप्रिय बनाने के साथ ही वरिष्ठ और युवा लेखकों, कवियों को उनके द्वारा सृजित साहित्य के साथ ही अपनी मातृभाषा के प्रति उनके प्रेम को प्रदर्शित करना है। इस कार्यक्रम के दौरान हिंदी साहित्य में रुचि लेने वाले कई दर्शक और पाठक भी मौजूद थे। वहीं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में पर्यावरण विविधता और पर्यावरण न्याय शास्त्र पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय संस्कृति ने हमेशा से प्रकृति का सम्मान किया है, संरक्षण का संदेश दिया है। अब जरूरत है तो पर्यावरण संरक्षण के लिए जन आंदोलन की, साथ ही पर्यावरण कानूनों को ईमानदारी से लागू किया जाए, जिससे कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके और प्रकृति और पर्यावरण को नुकसान होने से बचाया जा सके।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इस बात पर खेद जताया कि मनुष्य ने अपने विकास के लिए पर्यावरण को इस तरह से नुकसान पहुंचाया जिसे ठीक नहीं किया जा सकता। उन्होंने लोगों से पर्यावरण की रक्षा के लिए आंदोलन चलाने की अपील की। उपराष्ट्रपति ने ये बात मोहाली स्थित चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में पर्यावरण विधि शास्त्र पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन करने के बाद वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कही। उपराष्ट्रपति ने कहा कि बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं की संख्या और घटती जैव विविधता की सच्चाई को ठीक करने के लिए गंभीर रूप से आत्मचिंतन करने और साहसिक कदम उठाने की जरूरत है। We need to do a serious introspection and take bold actions to mitigate the reality of rising temperatures, increasing extreme events, and diminishing biodiversity. It is not only the duty of the government to deliberate on this, but it is the duty of every citizen and human being on earth to save this planet. That's why the Prime Minister also gave a call for Jana Andolan. इसको एक जन आंदोलन का रूप देना चाहिए. This is true. Unless it becomes a people's movement, unless each one of us participate in this environmental protection, it is going to be difficult. कार्यक्रम के दौरान पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय की कुलपति समेत अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने नई पीढ़ियों को स्वाधीनता आंदोलन के नायकों का अनुसरण करने को कहा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमें स्वाधीनता आंदोलन के उन नायकों के बारे में जानने की जरूरत है जिन्होंने मातृभूमि के लिए खुद को समर्पित कर दिया। हालांकि इतिहास की पुस्तकों में उन्हें वो सम्मान और स्थान नहीं मिल सका जिसके वो हकदार थे, जबकि स्वाधीनता आंदोलन का इतिहास राष्ट्र के लिए प्रेम, त्याग और तप की ऐसी अनगिनत गाथाओं से भरा पड़ा है जिस पर हमें गर्व होना चाहिए। ये बात उपराष्ट्रपति ने स्वाधीनता सेनानी और राजनेता स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा की जीवनी के लोकार्पण के दौरान कही। उपराष्ट्रपति ने कहा कि युवा पीढ़ी को बहुगुणा जैसे राष्ट्र प्रेमियों के पदचिन्हों पर चलकर देश के विकास में योगदान देना चाहिए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने नई दिल्ली में अपने निवास पर आयोजित कार्यक्रम में स्वाधीनता संग्राम सेनानी और राजनेता हेमवती नंदन बहुगुणा की जीवनी का लोकार्पण किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि बहुगुणा ने अपना सारा जीवन देश सेवा में समर्पित किया। रीता बहुगुणा जोशी और राम नरेश त्रिपाठी की लिखी पुस्तक पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि जब आप उनकी जीवनी को पढ़ते हैं तो समझ आता है कि उनके लिए राष्ट्र हित सर्वोपरि था। श्री हेमावती नंदन बहुगुणा जी was a renewed freedom fighter, a multifaceted personality, a principled politician, and astute administrator who dedicated his entire life to the service of the nation. Born in a remote village in Uttarakhand, he rose from very humble beginning to create his own space on the political map of the country. Nation came first to him. Everybody must think about the nation. Nation first, party next, and self last. One should think about the nation in whatever position you have. You must have that passion for the nation. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि हमारे स्वाधीनता आंदोलन के अनेक नायकों को इतिहास की पुस्तकों में वो सम्मान और स्थान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। उपराष्ट्रपति ने नई युवा पीढ़ी को इन विभूतियों के त्याग और तपस्या से परिचित करवाने का आह्वान किया, जिससे नई पीढ़ी देश के निर्माण के लिए उनके पदचिन्हों का अनुसरण कर सके। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमारे स्वाधीनता आंदोलन का इतिहास मातृभूमि के लिए असीम प्रेम और निस्वार्थ त्याग की ऐसी अनगिनत गाथाओं से भरा पड़ा है जिस पर हमें गर्व होना चाहिए। The history of our freedom struggle is replete with innumerable stories of sacrifice and selfless devotion to the motherland. But many. But sadly, those heroes did not get the recognition and respect they deserved in our history books. After independence, of course, colonial rule, they gave importance to their own, this thing, suppressing and depriving us about the heroic acts and deeds of our people. But it's unfortunate, even after independence also, we have not done justice to the life, the sacrifices made by many people
Many people, some we call them as regional people, I call them as national leaders. Everybody has made their contribution. आज़ादी का अमृत महोत्सव के संदर्भ में कम से कम देश में हर एक सरकार केंद्र का, प्रदेश का केंद्र से प्रयास तो हो रहे, और राजनेता इन महानुभावों का जीवन के बारे में अध्ययन करके वो नया पीढ़ी के ध्यान में लाना बहुत आवश्यक है। कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। स्वतंत्रता सेनानी पंडित मोतीलाल नेहरू की जयंती पर संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर कई संसद सदस्यों ने मोतीलाल नेहरू के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें याद किया। वहीं राष्ट्रगान के रचयिता, कवि और बहुमुखी प्रतिभा के धनी रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर भी संसद भवन में श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर संसद सदस्यों और लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने भी चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें याद किया। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष शिवराज वी पाटिल, संसद सदस्यों एवं पूर्व संसद सदस्यों ने पंडित मोतीलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर संसद भवन में उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह और राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 30 मार्च 1957 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में पंडित मोतीलाल नेहरू के चित्र का अनावरण किया था। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक, संसद सदस्यों एवं पूर्व संसद सदस्यों ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के अवसर पर संसद भवन में उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आपको बता दें कि भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 12 सितंबर 1958 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के चित्र का अनावरण किया था। लोकतंत्र में संसदीय समितियों का अहम स्थान है। समय समय पर इन संसदीय समितियों की बैठक होती है। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के बाद ये समितियां अपनी रिपोर्ट सभा के समक्ष रखती हैं। तो आइए जान लेते हैं कि इस सप्ताह लोकसभा में किन किन संसदीय समितियों की बैठक हुई। 4 मई 2022 को गृह और शहरी विकास संबंधी समिति की बैठक हुई। 4 मई 2022 को ही रसायन और उर्वरक संबंधी समिति की बैठक संपन्न हुई। वहीं 6 मई 2022 को श्रम, कपड़ा और कौशल विकास संबंधी समिति की बैठक संपन्न हुई। तो कार्यक्रम लोकतंत्र राउंडअप में इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक जरूरी बात, आप लोकतंत्र राउंडअप को संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे लोकतंत्र से जुड़ी कुछ अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।